आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यौम तासीस असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रहनुमाओं का जमातों को छोड़ने और नई जमातों में दाखिल होने का अमल जारी। रहनुमाओं का दीगर जमातों पर इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी। बालीपुरा में जंगली जानवरों के हमले से कम अज कम 40 भेड़ें हलाक, 15 दीगर जख्मी और 20 दीगर गुमशुदा। और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कल से मौसम में सुधार के इम्कानात। अवाम को नदी नालों और दरियाओं के करीब जाने से गुरेज करने की अपील। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की है। ये अहम मौका श्री माता वैष्णो देवी SMVD गुरुकुल के सालाना दिन की भी निशानदेही करता है। आज यौम तासीस के मौके पर वहां मुख्तलिफ किस्म के तमादनी प्रोग्राम भी पेश किए गए, जहां उन्हें खूब सराहा भी गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज चनापुरा हल्के में अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी है। इनकी मुहिम के दौरान एक मशहूर डॉक्टर बिलाल अहमद मीर और इंजीनियर फारूक अहमद वानी ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। डॉक्टर बिलाल अब्दुल समद मीर के पोते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे और 12 साल तक चाडूरा से MLA के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। इंजीनियर फारूक बिजली महकमे से रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। दोनों अफराद ने अपने हामियों के साथ अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। क्रिकेट बैट में निशान है सेहत का सासु सेहत ऐसा दिन परदिगार करे मगर सारी मुताबिक कर पूरा खुदा सिंह फजल से इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में PDP लीडर एडवोकेट सैयद रियाज अहमद खावर राजपुरा हल्के से और जिला सदर पुलवामा अपनी पार्टी रियाज अहमद भट्ट का पार्टी में अपने हामियों के साथ खैरमकदम किया है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमा और हल्का राजपुरा से उम्मीदवार ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन मीर भी मौजूद थे। ज़राए अबलाग से इस मौके पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो PSA को खत्म करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि हम सबको इन मजालिम के खिलाफ लड़ना है जिनका हमें पिछले कई सालों से सामना है, क्योंकि आगे जो लड़ाई हमने लड़नी है वो अकेले मेरी लड़ाई नहीं है, वो मोहिउद्दीन साहब की लड़ाई नहीं है, वो रियाज साहब की लड़ाई नहीं है। अगर हमने जम्मू कश्मीर के साथ जो जुल्म हुआ है अगर हमने दुरुस्त करना है, उसका फायदा सिर्फ मुझे नहीं होगा, उसका फायदा यहाँ पे हम जो सामने आपके खड़े हैं उनको नहीं होगा, उसका फायदा यहाँ जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को होगा। तो ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, हम ये लड़ाई मिलके जम्मू कश्मीर रियासत के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए हमने पिछले दिनों कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। हालांकि हमारे लिए वो फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे लिए उन सीटों को कुर्बान करना जहां पे हम जानते थे कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला दे सकती है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ खासकर जम्मू के निचले इलाकों में, रजौरी में, पुंछ में कांग्रेस और हम जो हैं मिलके उन ताकतों का मुकाबला करें, तभी हमने जाके यहाँ पे कुछ सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली से निकाल के कांग्रेस की जोली में डाल दी है। और उसका पहला ही असर हमने देखा जबकि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अब वो कैंपेन करने नहीं आएंगे। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा है अगर आप मैदान में रहना चाहते हो या रहो, अगर मैदान छोड़ना है तो छोड़ो। मुश्किलात हमने बहुत देखे। रियाज साहब ने अपनी तकरीर में उनके तरफ इशारा किया, इशारा क्या खुल के कहा, यहां पकड़ दकड़ रही,
गिरफ्तारियां रही, बिना किसी वजह नौजवानों को तंग किया गया, सताया गया, मुख्तलिफ कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए, यहाँ के हमारे लोकल जेल तक भरे, तो फिर नौजवानों को जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में रखने का काम उन्होंने शुरू किया। अंधाधुंध पीएसए का इस्तेमाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में, अब इससे शायद रियाज साहब के कामकाज में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून जो है हटा देंगे, ताकि दोबारा कभी इस कानून के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश ना रहे। हमने कहा है कि जहां जहां नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उस सिलसिले को हम रोकेंगे। नौजवानों को और बुजुर्गों को भी वेरिफिकेशन में तंग किया जाता है। पासपोर्ट, जब हज करने जाना होता है, पासपोर्ट बनाना होता है, पासपोर्ट की जब पुलिस की वेरिफिकेशन होती है वो आपको मिलती नहीं। जब बैंक का लोन लेने जाते हो, उसमें पुलिस की वेरिफिकेशन जब मांगी जाती है, ये लोग आपको देते नहीं है। जब सरकारी नौकरी लेनी होती है, उसमें पुलिस का एनओसी चाहिए होता है, वो आप लोगों को देते नहीं। सख्ती और जुल्म के अलावा पिछले 5-6 सालों में हमने कुछ नहीं देखा। और इसलिए मैं आज सैयद रियाज साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे हमारे हाथ और ज्यादा मजबूत होंगे। हम अपना पैगाम, अपना मंशूर, क्योंकि इलेक्शन जो है, ठीक है, एक तरफ से आप उम्मीदवार का चेहरा देखते हो, एक तरफ से आप तंजीम का निशान देखते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि तंजीम आखिरकार अगर हुकूमत में आती है तो उस हुकूमत का इस्तेमाल किस तरह करेगी। और इसलिए मैं आप सब साथियों से गुजारिश करूं कि मेहरबानी करके आप हमारा मंशूर देखिए, देखें कि हमने क्या लोगों के सामने रखा है, किस तरह हमने सिर्फ सियासी बातें नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला पर तंज करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में इनकी पार्टी ने हलाल और हराम इंतखाबात का दौर शुरू किया था। अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये जानकर हैरान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी मलकियत मानती है और उन्होंने यहाँ हलाल और हराम इंतखाबात का दौर शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि 1947 में जब मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर मुकर्रर किया गया था तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की इजाजत थी और जब वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बने तो इलेक्शन भी जायज था। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जब जमात इस्लामी ने 1987 में इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन को जायज करार दिया गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मुकाबला नहीं चाहती थी। जमात इस्लामी के इंतखाबात में शमूलियत के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती है तो अच्छी बात है। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो तंजीम पर से पाबंदी उठाए और इन तमाम असासों और इदारों को बहाल कर दिए जाए जो जब्त किए गए हैं। नहीं, देखिए, मुझे हैरानगी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है कि ये जो हराम हलाल का सिलसिला तो उन्होंने शुरू कर दिया। 1947 में जब मरहूम शेख साहब को पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया जम्मू कश्मीर का और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़े तो तब हलाल था इलेक्शन। जब वो वज़ीर आज़म बने तो तब हलाल था। जब वज़ीर आज़म से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजशुमारी की बात करते रहे। उसके बाद 75 में वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है। सैयद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए। तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधलियाँ की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया माफ की शक्ल में तो उन्होंने धांधलियाँ की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया है। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे।
कह रहे थे हमने रायशुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है और इसमें जब जो चाहे आ सकता है, और उनको मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ उनका बैन हटाया जाना चाहिए। उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज़ किए हैं, कन्फिस्केट किए हैं, उनको डीफ्रीज़ किया करना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस वाला बयान है ये हलाल हराम इलेक्शन को के बारे में कहना। तो मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने आज बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी क़यादत पर इल्जाम आयद किया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी मैंडेट की गलत और गैर मुनसिफाना तकसीम के जरिए यूटी में बीजेपी नवाज लहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और यही वजह है कि उन्होंने दीगर साथियों के हमरा इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो जम्मू ईस्ट असेंबली हल्के से बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में शिरकत करेंगे और अवाम की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहेंगे। हमारे सीनियर लीडर है बलविंदर सिंह जी भाटिया, और इसके अलावा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट इनकी पूरी टीम ने इस्तीफा दिया है। वजह उसकी यही है कि मैंडेट गलत हो गया है, इतना गलत हो गया है कि हर सीट पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, रिजेंटमेंट लोगों की हो रही है, शोर शराबा हो रहा है। पार्टी हाईकमान ने कोई नोटिस का नहीं लिया। मैं चाहूँगा कि नोटिस लें और बीजेपी के सही कैंडिडेट जो लोगों के दिल में उतरे हैं उनको फील्ड में उतारें, बीजेपी ठीक तरीके से सामने आए। अन्यथा हम लोग रिजाइन कर ही गए, नहीं कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। मैंने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई है, उसमें तय करेंगे आगे क्या करना है। 2 दिन का टाइम है, पार्टी हाईकमान कुछ कर लेगी तो ठीक, नहीं तो हम प्रमाण हो गया आप इलेक्शन लड़ेंगे। प्रमाण हो गया आपका इस्तीफा ले लिया गया। वो मैंने कहा ना, मैं 2 दिन के अंदर मीटिंग कर रहा हूँ और डिसाइड करेंगे उसके अंदर, तो फिर निकलेंगे फील्ड में। 50 साल की सर्विस है मेरी, जम्मू सिटी के लोगों ने देखा हुआ है, तो मुझे सब लोग कह रहे हैं आइए फील्ड में, और ऑनेस्टी से काम किया है, डेडिकेशन से काम किया है। जिनको मैंडेट मिला क्या लगता है कि वो कैसे है? लोग ही बोल रहे हैं ना, न्यूज़ आ रही है, डिससेटिस्फाइड लोग सारे। मैं खुद डिससेटिस्फाइड हूँ जिनको मैंडेट दिया गया है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे अपने गंदे बिजनेस को हाइड करने के लिए बीजेपी का शेल्टर ले लिया उन्होंने। तो वो सामने मैं प्रेजेंस और भी करता रहूँगा, जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको रिवील करूँगा कि किस किस कैंडिडेट है। आज मेरे मेन है इस्तीफा, और पार्टी हाईकमान को रिक्वेस्ट कि अपना व्यू रिव्यू करें। मेरे अलावा युवा मोर्चा ने भी ऐसे कहा है और बलविंदर सिंह जी ने भी ऐसे कहा है, तो अपना व्यू रिव्यू करें, रेक्टिफाई करें, अन्यथा 2 दिन के अंदर मीटिंग करके हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन आपके जरिए ही। देखिए, इस्तीफा देने के 5-6 कारण हैं। मुख्य तौर पर कारण यही है कि अभी जो रिसेंट मैंडेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और जो मास लीडर्स को इग्नोर किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि पार्टी में जब 2 साल के मेरे कार्यकाल में ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट एक काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि हर प्रोग्राम को सैबोटाज किया जाता था और हम लोग बीइंग ए कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं चलना है, आप संगठन के साथ चलिए। हम सबको मोटिवेट करते थे और कोशिश करते कि सब संगठन की विचारधारा से जुड़े, और आज संगठन ने हमें ही इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया कि हम लोग गलत साबित हो गए और जो लोग किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलते थे आज उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। आज वो लोगों को डिफाइन करेंगे कि संगठन के साथ उसकी विचारधाराओं के साथ हम नहीं चलेंगे। हम 2-3-4 लोग कोई ऐसे नेता पकड़ लें भ्रष्टाचारी जो हमें बेनिफिट्स दें, हम उनके हिसाब से चलेंगे तो उसके हिसाब से हमें पार्टी में प्रमोशंस मिलेंगी। ये एक ट्रेंड वहाँ पे जो है, ये एग्जाम्पल जो है, ये मेरे ध्यान में आएगी, जो मुझे बताया गया है कि ईमानदारी नहीं करनी चाहिए, आपको चमचागिरी। मेरे साथ मेरे ऑफिस बेरर्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स हैं, और बाकी जो मेरे अन्य जो टीम्स हैं, जैसे मैंने रणवीर स्कूल में कैंपस एम्बेसडर्स बनाए थे, ऐसे 15-20 कार्यकर्ता मेरे साथ जो है युवा के, वो रिजाइन करें, और आने वाले समय में और भी लोग रिजाइन करेंगे। आप लोग देखेंगे, आपको जवाब जनता देगी। देखिए, अभी तक हमारा, क्योंकि मैं तीसरी जनरेशन है मेरी इस परिवार विचारधारा पार्टी के साथ, और मैं ये कहता हूं कि ईमानदार लोगों को, कॉम्पिटेंट फेसेस को, जो मास लीडर्स हैं उनको मौका देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। जिला इंतखाबी ऑफिसर बारामूला मेगा शेरपा ने असेंबली हल्का 13 पटन का रिटर्निंग ऑफिसर गुलजार अहमद राठौर और दीगर ऑफिसरान के हमरा आज पटन असेंबली हल्के का दौरा किया और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का जामा मुआयना किया है। मुआयने के दौरान डीईओ ने मुख्तलिफ मकामात पर ढांचा और सहूलियत का बगौर जायजा लिया है। पोलिंग स्टेशन बशमूल फलालन, पटन,
जंगम और दीगर ये यकीनी बनाने के लिए कम अज कम यकीनी सहूलियात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक दस्तयाब हों। करने के लिए कुछ करो, ठीक है ना। अदरवाइज मुझे लगता है जितना मेरा आपको सजेशन दूंगा, बेसिकली जो आपको पता है जो अभी अपकमिंग जो असेंबली इलेक्शन है 2024 का, उसके रिगार्डिंग में जो ये दौरा है बेसिकली जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पटन है 13 पटन को, उसमें जो हमारे डिफरेंट पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसा आपको पता है कमीशन में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि रैंप अवेलेबिलिटी है कि नहीं, जो आपके पोलिंग स्टेशन में वहाँ पे बिजली पानी की फैसिलिटी है कि नहीं। उसी के सिलसिले में आज ये पटन का भी दौरा है, तो हम लोग ये कोशिश करें कि पटन के डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में जाए, स्पेशली देखें कि वहाँ पे हमारे स्पेशली वोटर्स के लिए जब फर्स्ट को वोटिंग करने आएंगे 1 अक्टूबर को, तो जो कमीशन के तरफ से जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो सब फैसिलिटीज़ है कि नहीं। हमारे साथ आर साहब भी हैं, LCPO साहब भी हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो आने वाले अगले मंथ में जब पोलिंग होगी तो वोटर्स को अच्छी सुविधा मिले, सो दैट वोटिंग लार्ज नंबर्स पे, और जो वोटर्स हैं उनको कोई दिक्कत का फेस ना करना। सर कितने पोलिंग स्टेशन है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला में टोटल 908 पोलिंग स्टेशन हैं, जो टोटल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइडेड है। तो इन सब, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इन सब में जैसे रैंप की फैसिलिटीज़, बिजली, पानी और वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही साथ टोटल हमने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 पोलिंग स्टेशन को मॉडल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया है, जिसमें एडेड फैसिलिटीज़ दी जाएगी, एडेड उसमें डेकोरेशन होगी, फैसिलिटीज़ दी जाएगी। साथ ही साथ हर पोलिंग स्टेशन में अगर कोई PWD वोटर है तो उसके पास सक्षम ऐप के थ्रू ही कैन बुक व्हील चेयर अटेंडेंट के साथ रेडी रहेगा, सो दैट उसको भी पोलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ कमीशन ने, जैसा आपको पता है, पिछले इलेक्शन में पहली बार लोकसभा 24 में जो 85+ वोटर्स हैं और जो हमारे वोटर्स जो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी में 40% प्लस, उनको होम वोटिंग की भी सुविधा है। तो वो सारे वोटर्स भी अपने कंसर्न ROs को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 12D में, और जो पोलिंग पार्टी है वो उनके पास उनके घर पे आकर उनको वोट करें। जिला बारामूला सुरनकोट असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी के रिहायशगाह पर एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद जमा थी। बीजेपी के सीनियर लीडरों ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि हम अपने उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी के साथ खड़े हैं, जिनकी पहाड़ी कबीले के लिए दी गई कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। की जो गर्ज़-ओ-गायत है वो ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जनाब मुश्ताक बुखारी साहब कल सुरनकोट में तशरीफ़ लाए हैं, और सुरनकोट के लोगों ने उनको बड़े ही शान और शौकत से यहाँ पे उनका वालहाना इस्तकबाल किया। और आज उसी सिलसिले में हमने आज की जो मीटिंग रखी थी, यहाँ पे सभी सरपंच और जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे आए, और हमने आज यहाँ बैठ के जो है वो स्ट्रेटजी बनाई है कि हमें किस तरह से काम करना है। हम अगर लसाना के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे हमारे कौन से लोग होंगे जो काम करेंगे। उसी तरह से सुरनकोट की बात करें, यहाँ पे भी हमने अलग कमेटी बनाई है, और अगर मैं बफलियाज की बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन से लोग जो हैं वो जाएंगे। देखिए, मैं आज एक बात जरूर कहूँगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मुश्ताक बुखारी की टक्कर में। तो ये मैं आपसे कहता चलूँ कि कल मुश्ताक बुखारी साहब हमारे जो लीडर हैं वो आज से लीडर नहीं है, 40 साल से वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी है पहाड़ियों के लिए, तो हर पहाड़ी उनका गुलाम है। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज सारे पहाड़ी जो है इकट्ठे होकर जो भी हमसे रूठे हैं हम उनको भी मनाएंगे, और ये हमारे पास एक सुनहरी मौका है, ताकि इस मौके को आपने हाथ से न जाने दें। जैसा कि आप सबको पता है कि ऐसे कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने सुरनकोट से मैंडेट दिया वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सईद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, जिनका इस कौम पे बहुत बड़ा एहसान है। जिस शख्स ने 40 साल एक इतनी बड़ी जंग लड़ी नहीं, जंग जीती गई। वो जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो जंग PDP से, वो कांग्रेस से जीतने के बाद आज मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी पहाड़ी को, किसी के कबीले के किसी एक आदमी को भी एतराज हो। बहरहाल जहां तक लोगों के दावे थे उसमें हमीद मनाज साहब हों, मेहताब बुखारी साहब हों, सोहेल मलिक साहब हों, मुझे खुद भी शौक था कि हमें भी पार्टी मौका दे। तो बहरहाल पार्टी का फैसला आखिरी फैसला है। वो पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी है, वो पार्टी जिसके इन करोड़ में मेंबर हों, वो इंटरनेशनल लेवल की एक बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात मानी जाती है।
तो उस पार्टी का फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला है। बीरवा हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की नामजदगी का अमल जारी है। इस सिलसिले में बीरवा के गुंडीपुरा में एनसी के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद खान की सदारत में कारकुनान का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर लोगों की राय जानी गई और कहा गया कि गुलाम अहमद मीर को बीरवा हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के तौर पर टिकट देना चाहिए। दूसरी तरफ जबकि मैंडेट की फहरिस्त तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम अहमद खान ने कहा है कि मैं अवाम के फैसले को मानूंगा और आज रात तक पार्टी के बयान का इंतजार करूंगा और अगर मेरे खिलाफ फैसला हुआ तो अपने हामियों के फैसले को ही मानूंगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खा के अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खा के अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। आपको बखूबी ये मालूम हो रहा है कि हमेशा हमारा घर लोगों के साथ जुड़ा रहा है। यही वजह है इन्होंने अपने एकीकृत का इजहार किया हमारे घर के साथ। हमारे घर में आपको पता है वफादारी किया हमने कुर्बानी भी दी हैं और उसके बाद भी हमने कोशिश की जो ये मासूम अवाम है इस बीर इलाके का, इनकी आज तक सही नुमाइंदगी नहीं हुई है। आज की बार ये अपना सही नुमाइंदा चाहते हैं, ये इसकी अक्कासी करता है। तंजीम का क्या एक रूल होता है, इसमें तंजीम की जो छोटे लेवल होती है, हल्का सदूर से शुरू होती है तंजीम, उसमें डेलीगेट हजरात भी आते हैं, उनकी राय मायने रखती है। वही ब्लॉक लेवल के ओहदेदार को भी चुनते हैं और ब्लॉक लेवल के ओहदेदार फिर इस तरह ऊपर कायदीन को चुनते हैं। ये यहाँ के अक्सर हल्का सदूर और डेलीगेट हजरात का फैसला है कि हमें पहले उमर साहब यहाँ नुमाइंदा आना चाहिए, यहाँ फारूक साहब जो ने रेजोल्यूशन में इनने तहरीक किया है, उसके बाद अगर हमारे इस इलाके की कोई नुमाइंदा कर सकता है वो इनका जो इनके साथ हमेशा 24 घंटे। जिला रियासी की अवाम में वोटिंग से मुतल्लिक शऊर पैदा करने का अमल जारी है और इसी हवाले से आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी में स्वीप प्रोग्राम के तहत तलबा के मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने वोटरों को आगाह करने के लिए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस मौके पर वहाँ मुख्तलिफ किस्म की सकाफती सरगर्मियाँ भी मुनक्किद की गई और यहाँ नौजवान वोटरों को वोटिंग की अहमियत से मुतल्लिक जानकारी आम की गई है। वोट देना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। वोट का फर्क की बात कह रहे हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है, उसको देखते हुए हमारे स्कूल में भी एक अवेयरनेस कैंप जो था वो रखा गया था। तो उसमें हमने भी और बच्चों ने भी अच्छे तरीके से मतलब रैली एक निकाली है और पूरे लोगों को जागरूक किया है और बच्चों ने ये चीज़ ठानी है कि जो हमारा बूथ होगा जहाँ पे हमने मतलब हमारे घर वालों ने जहाँ पे वोटिंग करनी है वहाँ की वोटिंग परसेंटेज जो है 90% से कम नहीं रहेगी। यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी बॉयज़ में ये प्रोग्राम हुआ स्वीप अंडर स्वीप। इसमें कबड्डी का लोकल गेम है, ये कबड्डी का मैच हुआ, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से मैच खेला, पूरा डिसाइड हुआ कौन टीम जीती कौन नहीं। फिर उसके बाद बच्चों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ जहां बच्चों ने सिंपोजियम में बच्चों ने अपने विचार रखे और सभी ने ये संकल्प भी लिया कि हम उन लोगों को अवेयर करेंगे जो लोग इस प्रति अवेयर नहीं हैं, जो कहते हैं कि हम अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, उनको अवेयर किया और उन्होंने प्रण किया कि हम उन लोगों को जो नहीं भी आना चाहते तो पीठ पे भी उठा के पोलिंग स्टेशन पे लाएंगे और उनका वोट कास्ट करवाएंगे। डीडीसी मेंढर ए बाजी मैया फारूक ने मेंढर असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार इंजीनियर इशफाक चौधरी डीडीसी वाइस चेयरमैन को भरपूर हिमायत फराहम करने का आज ऐलान किया है। मेंढर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है। लिया कि इशफाक साहब के साथ हम सबको भी बोला और खुद भी उन्होंने दबाव भी की कि हमारी पूरी सपोर्ट जो है इशफाक साहब को है। इसी पे जो है पूरी गुरसाई ब्लॉक की है जो उसकी बहुत अच्छा फैसला लिया और हम इशफाक साहब का बहुत बहुत
शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भी इधर हमारे पास पहुंचे, क्योंकि लीडर जो भी होता है वो अपने पास बुलाता है, इधर नहीं आता, मगर ये इधर खुद आए। इस पे हम इशफाक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, भाई साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब किबला बाजी साहब ने बड़ी खुशी ने नाल और पूरे कुंभे कबीले की और जितनी गरसाई पड़ाट एरिया है वो सारे नाल ले आज बाजी साहब ने जड़ाया, इशफाक साहब ने हिमायत विच जड़ाया, उन्होंने दुआ की थी। और ये बड़ी खुशी की गल है कि किबला बाजी साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया और अस उम्मीद रखने कि इंशाअल्लाह गरसाई ने बच्चा जड़ाया वो इशफाक साहब ने कम थी वाकिफ है। और इस तो पहले भी जरा उन्होंने इनकलाब इतना आनी रखा और उन्होंने ये नहीं आया कि मैं सिर्फ अपने ब्लाक की तक, इंशाअल्लाह इस तो बाद भी जड़ाया वो इशफाक साहब इस पूरे बरादरी ने और खासकर गरसाई ना बहुत ख्याल रखसन। और मैं सारे आगे पुरजोर ये अपील करसा कि इशफाक साहब ने जरा कम तकी तो अस सारे बंदे जड़ा इन्होंने शाना बिशाना नाल चला और इंशाअल्लाह आने वाले MLA इस मेहनत ने इशफाक साहब होसन। शुमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के गांव गुंद जहांगीर में जंगली जानवरों के हमले के बाद कम से कम 40 भेड़ें हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए हैं, जबकि 20 जानवर लापता हैं। इतलात के मुताबिक जंगली जानवरों ने जुमेरात की रात देर के तकरीबन 300 भेड़ों की आरजी पनाहगाह पर हमला किया। तकरीबन 40 भेड़ें हलाक और 15 दीगर बुरी तरह से जख्मी हो चुकी हैं और तकरीबन 20 जानवर लापता हैं। चरवाहों ने अंदेशा जाहिर किया है कि उन्होंने यहाँ एक चीते की जानिब से हमला किया गया है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि उनकी माली मदद की जाए। जानवर कुछ आमुत योर रात किस खरसु आमुत हून आमुत कुछ जानवर आमुत रात किस 35 पे 40 तान मोमुत जख्मी जख्मी तकरीबन 10-15 जख्मी तजी मोमुत 40 अबो मोमुत वन गजरा तो डॉक्टर टीम शुक्र गुजार गवर्नमेंट डॉक्टर टीम वो सुबह चेकिंग करान कत बेमार कत हून खेमुत वो डॉक्टर वो ट्रीटमेंट चलान वो अपील करान तकरीबन 10 घर 10 घर अपील करान गवर्नमेंटस वो माल वारिया चीज मजलूम पता नहीं लग गया हमको। 4 बगैर आगे बेडू को छुप निकाल दिए। फिर हमने बेडू जमा किया, ये मार दी 40 बेडू यहाँ नुकसान हो। 2-2:30 बज गए थे, हम 2 बंदे थे। 4 कितना नुकसान हुआ उसमें? 40 बेडू है सर, 40 बेडू है जनाब। तकरीबन गैब हो गया 12, 14, 15 गैब है। अभी गिनती नहीं की, अभी गिनती ही नहीं की हमने, परेशानी में लग गई ना। कुछ करना चाहिए जनाब, बहुत जिम्मेदार लोगों को। हम भी इसे माल पालते थे, हमको भी यही गुजारा था। नुकसान हो गया हमको भी, हमको क्या मिलेगा इनको कुछ मिलना चाहिए। गुंड जहांगीरस मज तकरीबन तेरन से ज्यादा वाबस्ता खान बे नफर रात किसी जानवर 4-5 आमत सह खरस तम वन तमो डैमेज काफी गोमुत, कम से कम हथस तीरस डैमेज ये पे मतलब तीर 40-50 मोमत 40-50 जख्मी कह रवित टारगेट लगावन कि तुम खरस जानवर महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि जम्मू कश्मीर में कल से मौसम में तब्दीली रूनुमा होगी। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने जानकारी दी है कि कल से मौसम में मजमूई बेहतरी दर्ज की जा सकती है, मगर वक्फे से बारिशों का सिलसिला मजीद चंद दिन जारी रह सकता है। उन्होंने कहा है कि बालाई इलाकों में सैलाब का खदशा है, साथ ही लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी ऑलरेडी फोरकास्ट था, मौसम जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहेगा फ्रॉम 27 ऑनवर्ड्स, तो तब से जो है हल्की बारिशें चल रही हैं, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें, और आज भी जो है बारिशें अमूमन चल रही हैं सिंस मॉर्निंग, और अभी भी बारिशें हो रही हैं। तो खासकर टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है और उसके बाद जो है शाम के टाइम फिर से बारिशें इंटरमिटेंटली फिर से शुरू होंगी, और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कल से जो है बारिशें मौसम में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है 2 सितंबर तक, और 2 और 3 सितंबर के बीच में एक स्पेल बारिशों का फिर से हो सकता है, जिसमें वाइड स्प्रेड दरमियाना दर्जे की बारिशें जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं। फिर उसके बाद लगभग 10 तक यहाँ वैली के अंदर जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर 7-8 को जो है फिर से बारिशें चंद एक जगहों पे हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो है
कल से जो है वेदर में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है टिल 2 सितंबर। सर हाई रीच देखो टेम्परेचर काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल बारिशें हो रही है। आज गुरेज और राजदान पास इन जगहों पे भी हल्की बर्फबारी हुई है। कुछ और जगहों पे भी बर्फबारी, हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं आज और कल से जो है वेदर में बेहतरी आएगी, तो टेम्परेचर में भी थोड़ा सा ग्रेजुअल राइज होने के चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर देखो आज अर्ली मॉर्निंग में लगभग 66 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर। बाकी जगहों पे ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 मिलीमीटर तक बारिशें हुई हैं। तो जम्मू डिवीजन के अंदर अभी करंटली जो है वेदर क्लाउडी है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।